सबसे पहले हम देखेंगे जी पार्टिकल्स की पैरिटी क्या है, पैरिटी ऑफ आयोन्स को कैलकुलेट करनी है, और फिर वायलेशन ऑफ पैरिटी के पैरिटी जो है वो उसका रूल जो है वो वायलेट कब होता है या किन पार्टिकल्स की वजह से वो रूल जो है वो वायलेट हो जाता है। अब सबसे पहले पैरिटी ऑफ ए पार्टिकल, ये आई थिंक मैंने आप लोगों को ओके सबसे पहले देखो आपके पास सेम वही चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि पार्टिकल्स की पैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम हो, चाहे वो सिंपल सिंगल पार्टिकल सिस्टम हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। ठीक है, अब सबसे पहले पैरिटी ऑफ अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। अब आपके पास एक ऐसी स्टेट है, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, नहीं हो रही। पहले देखो कि आपके पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हम डिके देख रहे हैं तो डिके के बाद भी आपके पास हमेशा 2 पार्टिकल बन जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी रिएक्शन आप ले रहे हो तो वहां पर सिंपल मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, अभी रिपीट भी कर दिया है कि हम उनकी इंट्रिंसिक पैरिटीज को -1 रेज़ टू पावर एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एल क्या है आपके पास, एक रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम है। ठीक है, वो क्या है, रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम है। जो डिफरेंट पार्टिकल्स इन्वॉल्व है उस रिएक्शन के अंदर उनकी जो ऑर्बिटल मोमेंटम है वो बेसिकली एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो पी ए और पी बी है ये इंट्रिंसिक पैरिटीज हैं उन पार्टिकल्स की जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व थी, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर एग्जांपल में ए और बी से बता दिया गया है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो पैरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम में डिफाइंड होगी जहां पर जो मोमेंटम है वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो आपके पास पैरिटी ऑपरेटर को आप कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करोगे और मोमेंटम को आपने रिप्रेजेंट करना है स्मॉल पी से। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक चीज आपने ध्यान में रखनी है वो यही कि आप पैरिटी को किसी भी सिस्टम, अब जरूरी नहीं ना कि हर सिस्टम जो है वो एक जैसा ही हो, हर सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स है, चाहे वो डिके है, एमिशन है, स्कैटरिंग है, कुछ भी है, उसका एक अलग सिस्टम है। तो पैरिटी हमेशा उस जगह पर हम अप्लाई करेंगे जहां पर या उस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं जहां पर टोटल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मैम, और देखो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि पैरिटी और साथ मोमेंटम का ऑपरेटर है। ठीक है, अब पैरिटी की वजह से जो मोमेंटम है स्मॉल पी वो पहले पॉजिटिव था, अब आफ्टर पैरिटी ऑपरेशन वो कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हुआ है, पी कैपिटल पी जो है, हाँ जी, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमें कैसे पता चलेगा जी ये पैरिटी है कि ये पैरिटी इस पार्टिकल की क्या है या दूसरे पार्टिकल की पैरिटी क्या है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मतलब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो है सिलेक्ट कर ली। अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बाजुकात हमें पैरिटीज का पता चल जाता है कि जी इस जो पार्टिकल है इसकी पैरिटी ये, आवाज नहीं आ रही मैम कट जाती है। आ रही है मैम, कट जाती है बस। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता रही थी कि आपके पास पैरिटीज को निकालने का या फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन से
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा मेथड है आपके पास वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और कन्वेंशन है। ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप पैरिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जी बाय कन्वेंशन हमने जो पैरिटी का इंट्रिंसिक पैरिटी का जो पॉजिटिव साइन है वो दे दिया है +1/2 फर्मियोन्स को। ठीक है, जिनकी फर्मियोन्स की स्पिन जो है वो 1/2 होगी और पैरिटी उनकी क्या होनी है, 1 होनी है, पॉजिटिव 1 होनी है। ठीक है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और म्यू जो है ये आपके पास तमाम के तमाम क्या है, क्वार्क्स हैं। ठीक है, ब्रियॉन्स एंड एंटी फर्मियोन्स हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले कि जी आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। फाइंड कर दें कि फर्मियोन्स क्या होते हैं। मैम हमें कुछ समझ नहीं आई, वो आपने उसके बाद भी बोला है, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। क्या आपने पूछा? बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैम सिर्फ आपने जो बताया कि कौन से तरीके हैं 3, वो समझ आई, उसके बाद नहीं आई बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद सिंपल ये चीज मैंने बताई है ना कि आपके पास क्या नाम है, कुछ पार्टिकल्स उनकी पैरिटी पॉजिटिव होती है। जैसे अगर फर्मियोन्स की बात करें तो उनकी पैरिटी क्या है, +1 है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और म्यू जो है ये आपके पास तमाम के तमाम क्या है, क्वार्क्स हैं। और इसी तरह ब्रियॉन्स एंड एंटी फर्मियोन जो है उनके ऑपोजिट इंट्रिंसिक पैरिटी होगी। ठीक है, कि उनकी पैरिटी क्या होनी है, ऑपोजिट होनी है। यहाँ अब क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर एंटी फर्मियोन्स इनकी क्या है, ऑपोजिट इॉन्स की +1 है। हम यहाँ पर अब एंटी फर्मियोन्स की बात कर, पैरिटी हो जाएगी मैम -1। हाँ जी, उनकी मतलब यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि एंटी फर्मियोन्स है ऑपोजिट इंट्रिंसिक पैरिटी के, उनकी पैरिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी। अगर वो +1 है तो -1 हो जाएगा, अगर -1 है तो वो +1 हो जाएगा। अब उसके बाद है जी बोसॉन्स हैं, और उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी सेम इंट्रिंसिक पैरिटी होती है, ये फर्मियोन्स की तरह नहीं है। अब यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फर्मियोन्स और बोसॉन्स को मुझे डिफाइन कर दो एक दफा। किन पार्टिकल्स को हम फर्मियोन्स कहेंगे और किन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहेंगे? मैम जिनकी स्पिन हाफ होगी उनका फर्मियोन्स बोलेंगे। हाँ जी, और बोसॉन्स? जिनकी मतलब फुल स्पिन होगी ना। बोसॉन्स की इंटीग्रल स्पिन होती है और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे भी करते हैं। आपकी आवाज कट रही है बेटा। मैम बोसॉन की इंटीग्रल स्पिन होती है, ये जो ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। हाँ जी मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। बेटा, अभी तो मैं बोल ही नहीं रही, आप भी बोल रहे थे, आपकी आवाज आई थिंक कट रही है। जिस स्टूडेंट से मैंने पूछा उनकी काफी आवाज कट रही थी। ओके बेटा, फर्मियोन्स वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल हो, और बोसॉन्स वो हैं जिनकी स्पिन क्या हो, इंटीग्रल हो। अब फर्क तो यहीं पर ही पता चल गया कि जो फर्मियोन्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स की स्पिन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन जो बोसॉन्स हैं उनकी स्पिन सेम रहेगी, चाहे वो पार्टिकल है चाहे वो एंटी पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल की अगर 1 है तो एंटी पार्टिकल की भी 1 होगी। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? हाँ जी बेटा, किन पार्टिकल्स के लिए है, अभी मैंने बताया है आपको। बोसॉन के लिए। हाँ जी, ये बोसॉन्स के लिए। ठीक है मैम अब, हाँ जी
फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल है? बेटा जैसे अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या साइन होता है? नेगेटिव साइन नेगेटिव। है। और अगर आप ऑपोजिट इसका लेते हो तो वो पॉजिट्रॉन होगा, मीन उसके ऊपर प्लस का साइन होगा। नहीं, अभी आपने बताया ना कि इसका साइन ऑपोजिट नहीं होता, इसमें सेम ही रहता है, इसलिए पूछ रही हूँ। तो फिर इसका कैसे पता चलेगा हमें कि ये हमारे पास पार्टिकल है या पार्टिकल एंटी एंटी पार्टिकल है? पार्टिकल का नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उनकी पैरिटी सेम रहेगी। अगर पार्टिकल की +1 है तो एंटी पार्टिकल की भी +1 ही पैरिटी होगी। जी क्लियर हुई ठीक है मैम। बात? हाँ जी, मैं जी ठीक पार्टिकल है। की नहीं बात कर रही, मैं उनकी पैरिटी की बात कर रही हूँ। जी ठीक। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, फोटोन से मुतालिक आपके जहन में क्या चीज है जिसकी पैरिटी क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसकी छोटी सी रीजन भी लिख दीजिए कि हम फोटॉन्स को पैरिटी असाइन नहीं करते क्योंकि मतलब ये रेस्ट पे नहीं होते, मैम फोटोन ये वैसे भी तो मैसलेस चार्जलेस वो मैसलेस होते हैं। है और चार्जलेस है, लेकिन है तो पार्टिकल ही ना। तो ड्यू टू इट्स मोशन, ये मतलब एक जगह पर नहीं होता, ये मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज कट गई है। बाय कन्वेंशन। अब मैंने आपको जो 3 तरीके बताए जी, एक्सपेरिमेंटल है, बाय कन्वेंशन है, और एक और मेथड मैंने आपको बताया जिनके थ्रू हम पैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बाय कन्वेंशन मैम से आपने मुराद जो ये है हमें कि डिफरेंट। फोटोन का बताया है ना मैम, वो हमें आवाज नहीं आई, आपकी आवाज कट गई सारी। बेटा मैंने सिंपल अभी ये बताया कि फोटोन चूंकि आपके पास, अभी एक बच्ची ने भी बोला कि वो मैसलेस है, और मैसलेस होने की वजह से वो एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो रेस्ट स्टेट पर नहीं होता, जिसकी वजह से हम कह देते हैं जी, या कह सकते हैं उसकी पैरिटी है ही नहीं, क्योंकि वो किसी एक जगह पर ठहरता नहीं है, रेस्ट स्टेट पर नहीं होता, हमेशा मैसलेस होने की वजह से वो कभी एक जगह से दूसरी जगह फोटोन जो है वो मतलब इंटरेक्ट करते हैं, इमिट होते हैं, डिकेज का कॉज बनते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद आपके पास, अब बाय कन्वेंशन से मुराद हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हुए पार्टिकल्स को साइन कर देते हैं पैरिटी की, जी इसकी पैरिटी ये है, ये कन्वेंशन हमने दी है। ठीक है, आप सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशंस जो हैं उनकी पॉजिटिव पैरिटी है, मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन जो है उनकी पैरिटी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक की पॉजिटिव, मैग्नेटिक की नेगेटिव। अब पैरिटी वो कह रहा है कि वही डिटरमाइन द पैरिटी ऑफ अदर पार्टिकल्स, जैसे आपके यहाँ पर बोसोन्स की एग्जांपल है, बोसोन में पायोन और केओन की एग्जांपल दे दी गई है। यूजिंग द अबव कन्वेंशन एंड अज्यूमिंग ग्रेविटी इज कंसीडर्ड इन द स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। पैरिटी ऑफ पायोन के लिए कैलकुलेट करना बताएंगे कि अगर आप किसी रिएक्शन में हो, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो आप किसी सिंगल पार्टिकल की पैरिटी फाइंड आउट करना चाहते हो जो कि नहीं बता। बाय कन्वेंशन का मतलब होता है कि हमने डिफरेंट रिजल्ट्स देखे जो कि एक्सपेरिमेंटल नहीं थे, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हमने ऑब्जर्व की जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि जी फलां पार्टिकल की पैरिटी ये होगी। प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उनके मास को देखते हुए, चार्ज को देखते हुए, ये सारी चीजें देखते हुए हमने खुद से ही उनकी पैरिटी बाय कन्वेंशन अलॉट कर दी जी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, कट गई है फिर से। पार्टिकल को और पैरिटी, ओके मैं दोबारा बताती हूँ, जो पैरिटी है, हाँ जी बेटा मुझे पता चल गया है। अब पैरिटी जो है आपके पास वो क्या है, हमेशा स्ट्रॉन्ग
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो कौन सी वाली रह गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो पैरिटी है ना, यहाँ मेंशन है, ठीक है। मैम Using the above convention and assuming parity is conserved in the strong and electromagnetic interaction। अब रह गया वीक और ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। तो पैरिटी कंजर्व होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करें, और ना ही वो कंजर्व होगी अगर हम बात करें वीक फोर्सेस की। सिर्फ दो फोर्सेस हैं जहां पर पैरिटी जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं, वो दो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तरीका भी बता दिया कि बाज़-औक़ात हम यहाँ ज्यादातर हम पैरिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो कंजर्वेशन लॉ है। आप एग्स को दोनों साइडों से माप करके कि जी कितना है, क्या साइज है, वो सारा देख के बता देते हो, ठीक है। अब कंजर्व कर दिया आप लोगों ने दोनों साइडों पर। जब पैरिटी कंजर्व होगी तो अगर किसी एक चीज की नहीं भी पता ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सब्ट्रैक्शन नहीं करते दूसरी साइड पर इक्वल के ले जाकर, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैम एक दफा बता दें, नहीं समझ आई। क्या चीज नहीं समझ आई, मुझे दोबारा पूछना। मैम ये जो अभी आपने बताया पीछे, तो हम लोग आपने मुझे बताया ना कि पैरिटी स्ट्रॉन्ग में होती है हमारे पास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होती है। तो हाँ दो जी, में हम लोग वीक को इंटरेक्शन में पैरिटी को हम कंजर्व नहीं कर सकते है जिसके अंदर वीक इंटरेक्शन हो। जो आपके पास डब्ल्यू बोसॉन्स है, ये डिकेज में काम आते हैं, वीक इंटरेक्शन है, दैट्स व्हाई डब्ल्यू बोसॉन्स है। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा बेटा, मेरे समझाने का मकसद देखो कि सिंपल, जब वीक इंटरेक्शन होगी, आवाज आ रही है ना अब? यस मैम। जब वीक इंटरेक्शन होगी तो पैरिटी कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन जो कि वीक इंटरेक्शन करवा रहा है ड्यू टू डब्ल्यू बोसॉन है, तो उसके अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं होगी। हमने पैरिटी देखनी ही नहीं है उसके अंदर। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट देखो, हमने पायोन की पैरिटी कैलकुलेट करनी है कि जी पायोन्स की जो पैरिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। या किसी भी पार्टिकल की अगर आप करना चाहते हो, किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिकल जो अननोन पार्टिकल है उसकी पैरिटी आपको नहीं पता जी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अब यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आपके पास एक रिएक्शन दे दिया है पायोन कैप्चरिंग का, ठीक है। अब एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। किसी को नहीं पता? मैम हाइड्रोजन का आइसोटोप। हाँ जी, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। सेकंड वाला आइसोटोप जो है उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। और इसका यहाँ पर एग्जांपल है कि जी एक अदर न्यूट्रॉन था जिसने पायोन जो है उसको कैप्चर कर लिया, और आफ्टर कैप्चरिंग
जो result एक पायोन पार्टिकल को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। आफ्टर कैप्चरिंग रिजल्ट में आपके पास दो पार्टिकल्स आए और वो दो पार्टिकल्स हैं, एक है न्यूट्रॉन और दूसरा भी न्यूट्रॉन, मीन दो न्यूट्रॉन्स आपके पास आफ्टर पायोन कैप्चरिंग बाय न्यूट्रॉन रिजल्ट में आए हैं। क्लियर हो गया? जी मैम। यस मैम। ओके, अब उसके बाद आपके पास जो है वो जो हमने ऊपर फॉर्म के अंदर आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक पैरिटीज है उनको मल्टीप्लाई कर देना है -1 फेस पावर एल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एल आई लिखा गया है, एल आई से मुराद है इनिशियल। इन दोनों का ऑर्बिटल मोमेंटम हमने देखना है। एल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाई का ले लिया या सिर्फ डी का ले लिया, नो, इन दोनों का इनिशियल जो आपके पास चीज आई है, जो पार्टिकल्स का ग्रुप है, उसकी कलेक्टिव जो ऑर्बिटल मोमेंटम है एल है, वो हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स इनकी इंट्रिंसिक पैरिटी क्या है। हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है पायोन की पैरिटी, कि जी पायोन की पैरिटी क्या है, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हमें पता कंजर्वेशन लॉ से मुराद ये है ना कि दोनों साइडों पर आपकी पैरिटी जो है इक्वल के दोनों साइड्स पर पैरिटी सेम होगी, यही होता है ना कंजर्वेशन लॉ। तो मैम सिंपली अब यहाँ पर हम आपकी बात तब की कटी हुई है, तो अब आई है जब आपने कहा ना कि मुझे तो आ रही है आवाज, मैंने अपने मोबाइल पे भी ऑन किया हुआ है, लैपटॉप पर भी ऑन किया हुआ है। मैम आपकी आवाज कट जाती है दरमियान में से। हाँ, इसलिए इस बार कोई भी नहीं बोला, क्योंकि आपने कहा था ना कि मुझे पता चल जाता है। यार, क्योंकि इस दफा मुझे खुद को आ रही थी, मुझे लगा आप लोगों को भी आ रही होगी। ओके, अब यहाँ पर मैं फिर बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ आपकी इक्वल की दोनों साइडों पर अगर आप मैथ लेते तो वो इक्वल होगा, यही है ना कंजर्वेशन लॉ, यस मैम। ठीक है। और पैरिटी के लिए भी यही चीज होगी, पैरिटी के लिए भी तो यही चीज होगी ना। अगर इक्वल के एक साइड पर पैरिटी 1 आ रही है तो दूसरी साइड पर भी पैरिटी क्या होगी, 1 होनी चाहिए। 1 होगी ताकि कंजर्व रहे। हाँ जी, ताकि वो कंजर्व रहे। तो सबसे पहले अब हमारे पास सिंगल एक पार्टिकल है पायोन, उसकी हमें पता नहीं है कि जी पैरिटी इसकी कितनी है, चाहे वो +1 है -1, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। अब हमने पता कैसे लगानी है, अब हमने कंजर्वेशन लॉ को यूज करना है। हमने ये अज्यूम करना है कि जी दोनों साइडों की पैरिटीज वो इक्वल है, क्योंकि रिएक्शन ये पॉसिबल है, ये हो रहा है नेचुरली, कंजर्व है तो हो रहा है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो आपके पास पायोन की पैरिटी, ये आ गई इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पर सिंपल न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और साथ में हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया है। एल के साथ आई मेंशन कर रहा है इनिशियली, जो इनिशियल पार्टिकल्स थे उनकी। अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब पायोन को निकाल के बाकी सबकी पैरिटीज कितनी कितनी आ रही है। अब इस रिएक्शन के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पिन है 1,
ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है उसकी स्पिन क्या है, 1/2 है। अब मुझे बताओ मैम आवाज फिर नहीं आ रही आपकी। बोसॉन कौन सा है और फर्मियोन कौन सा है। ठीक है बेटा, मैं पूछ रही हूँ कि मुझे बताएं जो आपके पास के स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या है, 1 है, और स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1/2 है। स्पिन ऑफ पाए क्या है, 0 है, पायोन। ठीक है, तो इनमें से बोसॉन कौन सा है और फर्मियोन कौन सा है। मैम न्यूट्रॉन की जो स्पिन है वो बोसॉन है और फर्मियोन जो है न्यूट्रॉन की स्पिन। हाँ जी ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास बोसॉन है और न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, फर्मियोन है, क्योंकि उसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ओके, उसके बाद अब हमें पता है जी न्यूट्रॉन की पैरिटी कितनी है। न्यूट्रॉन की पैरिटी जी +1 है। ये हमने लास्ट भी पढ़ा कि जो आपके पास बोसॉन है उनका चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, उनकी पैरिटी सेम रहती है। तो इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी, आपके पास +1 होगी। उसके बाद आ जाए जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हमने डी का देखना है कि डी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, 0 है। एज न्यूट्रॉन क्या है, उसकी स्टेट 1s है। अब 1s स्टेट में क्या होता है आपके पास, एक अप, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें पॉइसन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो वहां पर एक स्पिन अप होगी एक स्पिन डाउन होगी, सेम स्पिन वाले नहीं रह सकते ना वहां पर। तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर न्यूट्रॉन आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ रहा है 1। अब टोटल कैसे फाइंड आउट किया, S + L के साथ। मतलब फर्स्ट 1s के लिए हमेशा L आपके पास क्या होता है, 0 होता है ना। अगर कोई भी पार्टिकल 1s स्टेट के ऊपर होगा तो उसका L क्या होता है, 0 होता है, और अगर वो 2s के ऊपर है तो वो L हो जाएगा 1। ये थोड़ी बहुत चीजें याद है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर कि भूले हुए हो। यस मैम याद। जी मैम याद है। तो ये 1s स्टेट के ऊपर है, दैट्स वाई इसके ऊपर जो है आपके पास L है, ये आपका 0 होगा। उसके बाद अगर हम टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं जी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो वो आप L और S को ऐड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पायोन जो है वो कैप्चर्ड किया गया है 1s स्टेट के अंदर। ठीक है, 1s स्टेट के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रॉन था, उसी स्टेट के ऊपर न्यूट्रॉन ने पास से गुजरते हुए पायोन को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम यही कह सकते हैं क्योंकि वो भी 1s स्टेट के ऊपर ही आ गया आफ्टर कैप्चरिंग, तो वहां पर भी आप कह सकते हो कि फॉर पायोन आपके पास L क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैम ये हमने जे के साथ डी ही क्यों लिखा है। कहाँ पर, मैम जे डी = 1 हम लोग वो शो तो ये बेटा न्यूट्रॉन को अभी कर सिर्फ रहा है। न्यूट्रॉन डी को ही शो कर रहा है ना। जी मैम, लेकिन ये हम यहाँ पे इसके साथ क्यों लिख रहे हैं ये। दैट्स क्योंकि हम अभी सिर्फ न्यूट्रॉन की फाइंड कर रहे हैं, बाकी पार्टिकल, ये सिर्फ न्यूट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जी मैम। पायोन का नहीं है कि न्यूट्रॉन का नहीं है। ठीक है, यस मैम। ओके, अब वो कह रहा है जी चूंकि आपके पास जो कैप्चर किया गया है न्यूट्रॉन वो भी 1s स्टेट के अंदर ही किया गया है, दैट्स व्हाई Li क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा रिएक्शन जो है वो कैप्चरिंग का वो सारा अमल कहाँ पर हो रहा है, 1s स्टेट के ऊपर। तो अगर ओवरऑल हम एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम देखें इनिशियल स्टेट का पाई + d का, तो वो आपके पास
एल जो है वो 0 आता है। अब उसकी रीजन क्या है, मैंने अभी बताया, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर हो रहा है 1s स्टेट के ऊपर। सो इनिशियल स्टेट के ऊपर जो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो क्या है, 1s। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि जी मैं मैम। आपको कॉपी पेंसिल के ऊपर करके दिखाऊं? हाँ जी बेटा मैम बताएं। करके दिखा दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करके दिखा। हाँ जी, मैं 1 मिनट, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं कॉपी लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप ऊपर से इसका दोबारा से पढ़ो सारा। रिएक्शन ले लिया, अब रिएक्शन हमारे पास था पाए बी कैप्चर किया और आपके पास रिजल्ट में n प्लस n। ठीक है, ये आपका पूरा रिजल्ट है, ये आपके पास इनिशियल है, ये आपके पास फाइनल स्टेट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो आपको वैसे भी पता था। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है जी डी। अब डी के लिए आपके पास, चूंकि ये आपके पास 1s स्टेट के ऊपर है, 1s स्टेट के लिए यहाँ फॉर 1s स्टेट L क्या होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, और स्पिन जो है ऑफ न्यूट्रॉन, वो आपके पास स्पिन क्या है, 1। ठीक है, सो आपके पास एल डी क्या था, 0, और एस डी आपके पास क्या है, 1। ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। समझ आ रही है? यस मैम। ओके, अब हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम लेना है, जो कि हम कहते हैं जे। तो जे हम कैसे फाइंड करते हैं, एल प्लस एस से। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर आप सिंपली वैल्यूज पुट करो। एल आपके पास क्या था, 0, एस आपके पास क्या था, 1, ये आपके पास ओवरऑल आ गया है इक्वल टू 1। सो आपके पास जे डी जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अब हमने लेना है पायोन के लिए कि जी पायोन का क्या आ रहा है। तो पायोन के लिए सिंपली आपको पता है, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर 1s स्टेट के ऊपर हो रहा है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये 1s स्टेट है, या न्यूक्लियस के अंदर की बात करो तो ये 1s स्टेट है आपकी। ठीक है, यहीं पर ही आपका न्यूट्रॉन था, यहाँ से गुजरते पायोन को उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये पायोन को उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद क्योंकि 1s स्टेट के ऊपर ये सारा प्रोसीजर हुआ है, तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जी इनिशियल एल क्या है आपके पास, 0। ठीक है, इनिशियली आपके पास एल क्या है, आपके पास है 0 है। तो यहाँ पर आपके पास स्पिन ऑफ पायोन क्या है जी, एल आई इज इक्वल टू 0, इसकी समझ नहीं आई। इनिशियल बेटा एल आई इज इक्वल टू 0 से मुराद ये है ना, यहाँ पर मैं बड़ा बना के दिखाती हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास एक 1s स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ने कैप्चर किया है एक अदद पायोन को। जब ये कैप्चर हो जाएगा तो ये फिर किस स्टेट में है, 1s स्टेट में ही है ना। तो अगर ये कैप्चर होने के बाद स्टेट के ऊपर आ गया है, दोनों पार्टिकल्स अब 1s स्टेट के ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली जो स्टेट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, वो क्या है, एल आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, समझ आइए?
जी मैम। रिपीट कीजिए। बेटा चूंकि ड्यूट्रॉन ने पायोन को 1s स्टेट के ऊपर ही कैप्चर किया है, इतनी चीज की समझ आ रही है कैप्चरिंग की? यस मैम। जी मैम। जब वो कैप्चर ही 1s स्टेट के ऊपर, मीन सारा प्रोसीजर 1s स्टेट के ऊपर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सारे इनिशियल पार्ट की जो L है वो भी आपके पास 0 ही होगी, क्योंकि फॉर 1s स्टेट L क्या होता है? 0 होता है। यस मैम। यहाँ तक अब क्लियर है? नेक्स्ट करूं? जी मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब स्पिन ऑफ पायोन आपके पास क्या थी? 0। सो L भी 0, ये भी 0, तो इसका टोटल J क्या आएगा? ये भी 0। ठीक है, ये आपके पास अगर पायोन के लिए लिखो तो ये आपके पास J पायोन के लिए है 0। अब हमने टोटल लेना है एंगुलर मोमेंटम फॉर इनिशियल स्टेट। अब फॉर इनिशियल स्टेट J इज इक्वल टू JD प्लस J पायोन। JD आपके पास क्या था? अभी कैलकुलेट किया है 1। 1, और J पायोन के लिए 0। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इनिशियल स्टेट क्या आ गया है? 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब यस मैम। यस मैम। ये तो आ गया आपके पास सब टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब अगर हम बात करें इनिशियल लेवल की, 1s है आपके पास इनिशियल स्टेट, तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं फॉर इनिशियल स्टेट। सबसे पहले -1 Li पैरिटी ऑफ पायोन पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1 L क्या होगा मुझे बताओ? Li हमने क्या लिया अभी? मैम 0। 0। हाँ जी 0। अब यहाँ पर हम सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पायोन की पैरिटी का हमें आइडिया नहीं है कि वो कितनी है, हमें ड्यूट्रॉन की पैरिटी का पता है क्योंकि ये एक बोसॉन है और ये इसकी पैरिटी है +1। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल पुट करो -1 0, और यहाँ पर पैरिटी ऑफ पायोन +1। अगर हम ये 0 जिस चीज की भी पावर हो वो क्या चीज बन जाती है? वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये भी 1, ये भी 1, तो बाकी क्या बचा? सिर्फ हमारे पास +P पायोन बना है। ठीक है, +1 इंटू +1 इक्वल टू +1। क्लियर है यहाँ तक? हमने बेसिकली इसकी पैरिटी फाइंड करनी है। वो हम कब फाइंड करेंगे? जब हमारे पास ये वाली चीज की पैरिटी आ जाएगी, इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों की पैरिटी आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, चूंकि ये दोनों साइडें कंजर्व्ड हैं, तो जो यहाँ की पैरिटी आ रही है राइट साइड की, वही लेफ्ट साइड की पैरिटी होगी। ओके, अब आ जाए जी, पहले मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। हैं भी फर्मियंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, उसकी वजह से मसला बना है। अब दोनों पायोन्स है, और सॉरी फर्मियंस है, और आइडेंटिकल फर्मियंस अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक स्टेट के ऊपर ये नहीं रह सकते। ठीक है, ये बोसॉन तो है नहीं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये फर्मियंस हैं, इनके लिए मुश्किल होगा एक स्टेट पर मतलब रहना। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन उनका क्या होना चाहिए? या तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है, अंडर द एक्सचेंज ऑफ 2 न्यूट्रॉन, उसका वेव फंक्शन क्या होगा? एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि
wave function for their state with space and spin separated such as आपके पास अब वेव फंक्शन को बताने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो वेव फंक्शन है वो साए है, ठीक है, और यहाँ पर जो फाए है वो स्पेस का वेव फंक्शन है, और जो आपके पास अल्फा है वो स्पिन का है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्मियोन्स के लिए आ गया ये सारी चीजें, वेव फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल के साथ। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पेस क्या है और उनकी स्पिन क्या है। स्पेस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, स्पेस के फंक्शन को, और स्पिन को हमने रिप्रेजेंट किया है एस और एस जी से, ठीक है। एस जी जो है वो पैरिटी को अक्सर जी कोऑर्डिनेट जो हमने फिगर के अंदर भी लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ये उसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखो, द स्पेस फंक्शन कैन बी फर्दर डिकम्पोज इनटू अ रेडियल पार्ट एंड एन एंगुलर पार्ट जो कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। ये जो आपके पास स्पेस का फंक्शन है ये वाला फाई वाला ये आप क्या करोगे, आर जो कि रेडियल में आप कन्वर्ट कर दोगे और इसको एंगुलर पार्ट में जिसको आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स का नाम देते हो। देयरफॉर द एक्सचेंज ऑफ सिमेट्री ऑफ द स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर l। सो हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल पार्ट है ये वाला इसका हिस्सा जो है वेव फंक्शन जो स्पेस का फंक्शन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया -1 रेज़ टू पावर l के साथ, ठीक है। अब पूरा स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्पिन 1/2 न्यूट्रॉन। अब एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं और दोनों की स्पिन क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों एक ही तरह के हों, इनकी स्पिन ऑपोजिट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यही चीज रिप्रेजेंट की गई है कि दोनों की स्पिन 1/2 है न्यूट्रॉन, तो वैल्यूज क्या होंगी अगर हम कंबाइंड स्पिन निकालें। तो अगर दोनों की स्पिन सेम है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल किसके होता है, तो आपके पास आएगा =1। और अगर दोनों एंटीसिमेट्रिक हो, एक अप स्पिन हो और एक डाउन स्पिन हो, तो वो क्या होगा, तो फिर 0 में मीन्स अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखते हुए इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लगाएं, तो सबसे पहले जो S1 स्टेट है, ठीक है, अब आपके पास जो है वो सिमेट्रिक है अपॉन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। 1 जो है वो क्योंकि सिमिलर स्टेट के ऊपर थी, दोनों अप थी या दोनों डाउन थी, तो दैट्स व्हाई आपके पास जो है वो 1 आया है। तो ये आपके पास एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से S1 कब आएगा, जब ये सिमेट्रिक होंगे, और 0 कब होगा, जब ये एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक मीन एक अप स्पिन है और एक डाउन स्पिन है, एक न्यूट्रॉन की स्पिन अपवर्ड है, एक डाउन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम स्पिन को एंटीसिमेट्रिक लेते हैं, मीन हम अगर स्पिन लेते हैं 0, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो मस्ट बी इवन होगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर एक एंटीसिमेट्रिक है तो दूसरी मस्ट बी सिमेट्रिक। अगर हम स्पिन जो है वो सिमेट्रिक ले रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम या शुड बी सिमेट्रिक। क्लियर है? अगर हम स्पिन को एंटीसिमेट्रिक ले रहे हैं तो ऑर्बिटल मोमेंटम है वो हम सिमेट्रिक लेंगे, मीन इवन लेंगे। जी मैम, बेटा ये बात क्लियर हुई है? और अगर हम जो स्पिन है उसको सिमेट्रिक ले रहे हैं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, मीन वाइस वर्सा, ये दोनों ऑपोजिट होंगे,
देन ये एक स्टेट पर दोनों न्यूट्रॉन्स रह सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फर्मियंस है और पॉली ने ये प्रिंसिपल दिया था कि दो सेम पार्टिकल्स एक स्टेट के ऊपर नहीं रह सकते जब अगर उनकी जो स्टेट्स हैं वो सारी सेम है। अब अकॉर्डिंग टू इनिशियल स्टेट जे आपके पास क्या आया था 1, ठीक है। तो जो माय फाइनल स्टेट है उसका एंगुलर मोमेंटम भी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ 1 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करना है ना, सिर्फ पैरिटी को नहीं लेके चलना, हमने सारी चीजें कंजर्व लेनी है। अगर इनिशियल स्टेट में आपके पास ये जो है 1 आ गया था तो फाइनल स्टेट में भी वो 1 ही होगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर देखो नीचे सारा वो पॉलीस्टीरियन प्रिंसिपल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो ये चीज भी एक्सप्लेन कर दी जो मैंने आपको खुद से बताई है कि जी साई मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के वेव फंक्शन जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पर फाई मैम आवाज नहीं आ रही। मैं आपको मैम ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप बता रही थी। हाँ जी, वेव फंक्शन से रिलेटेड मैं बता रही थी, मैंने कहा था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, तो वही चीज़ है जो भी मैं आपको सारा बताया, आप दफा देख लो दी है जिसके अकॉर्डिंग आपकी एंटीसिमेट्रिक हो सकती है। यहाँ तो इसके अंदर आपका वेव फंक्शन जो है ये फाइव ये एंटीसिमेट्रिक हो या फिर अल्फा जो है ये एंटीसिमेट्रिक हो, दोनों में से एक चीज सिमेट्रिक होगी और एक चीज जो है वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है, ताकि ये दोनों एक ही स्टेट के ऊपर रह सकें। ओके, अब यहाँ पर ये एक फिगर है, ये आई थिंक